ये स्टार्ट करें। Assalamu alaikum everyone. This is me Batul Khiz. I'm gonna be your teacher for English. Basically हमने ये जो सेशन स्टार्ट किया है, the purpose of this session is कि हम go through करें एक बहुत fast pace पे जो रेनिन एंड मार्टिन है, which is the recommended book for PPSC and FPSC exams. तो हम इसको बहुत ही फास्ट पेस पे रिव्यू करेंगे और जो हमारे जो काम का मटेरियल है, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच, एट एट जो टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सारी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो तमाम रूल्स हैं राइटिंग के वो मैं साथ साथ एक्स्ट्रा बताऊंगी। मैं आज भी कुछ रूल्स एक्स्ट्रा बताऊंगी जो कि आप किताबों में तो होते ही ऑफ कोर्स, इसमें भी होंगे और किताबों में भी होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली जब आप लिखते हो, एक पैराग्राफ लिखते हो, तो भी आप बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं अकॉर्डिंग टू ग्रामर या अकॉर्डिंग टू जो स्पेसिफाइड रूल्स ऑफ द ग्रामर है उनके मुताबिक नहीं लिखते। तो मेरी कोशिश ये होगी कि एक्स्ट्रा एफर्ट है कि 5 या 10 आपकी राइटिंग में एक सिमेट्री भी आए, एक फ्लो भी आए। और इसके अलावा हम रेन एंड मार्टिन तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम जो है ना वोकैब को भी लेके चलें, ठीक है। That can be synonyms, antonyms or any other thing, ठीक है। So without wasting any more time, I want to take a start. तो चले शुरू करते हैं। It's a kind of uh, um, ताकि हम हमारी ना एक वो आपसे करती हूँ। जब भी आपने राइटिंग लिख में कुछ भी आपने लिखना है ना, एक पीस ऑफ राइटिंग आपने जनरेट करना है, एक आर्ट है। आप आपने इसमें कोशिश करनी है सिंपलिसिटी के लिए। ऐसी वॉइस में इतनी जाती है ना, आप एक्टिव वॉइस में लिखोगे उतनी ही एक्सेप्टेड होगी और एक्सेप्टेबल होगी एग्जाम। तो रूल नंबर 1 तो मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे कि एक एग्जांपल भी दे देती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आई अप्रूव द रिक्वेस्ट, ऐसे ही मैं कह रही हूँ, ठीक है, अप्रूव्ड बाय मी, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है। वो और बात है कि प्रेसी में थोड़ा सा पैसिव वॉइस चलता है, पैसिव वॉइस को प्रेफर किया जाता है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो राइटिंग है, पर्टिकुलरली जो एस्से लिखते हैं, उसमें हम एक्टिव वॉइस को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। पहली बात आपको समझ आ गई सबको। दूसरा एक और रूल बताती हूँ आपको अंग्रेजी का। दूसरा रूल ये है कि आपने ना बहुत जो एब्रप्ट शिफ्ट्स होती है ना राइटिंग में, बहुत बच्चे कंपाउंड सेंटेंस लिखते हैं या कॉम्प्लेक्स लिख जाते हैं। अगर उनको सही लिखना भी आता है तो ठीक है ना, अव्वल तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से लिखा भी नहीं जाता बच्चों से, लेकिन अगर वो लिख देते हैं ना, तो वो उसको सबको मिक्स करके एक पीस ऑफ राइटिंग जनरेट कर देते हैं। वो जो एब्रप्ट शिफ्ट होता है ना सिंपल से कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में, वो भी अंग्रेज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता अच्छे पीस ऑफ राइटिंग में। तो आपने ये भी कोशिश करनी है कि आप रेपिटेटिव जो है ना पैटर्न्स को चेंज ना करें, रीडर को इंगेज करें, और ऐसा एक पीस ऑफ राइटिंग लिखें जो कि बड़ा फ्लुएंसी को जो है वो मेंटेन रखे, ठीक है। तीसरा एक और रूल बता देती हूँ। देखिए आपने जो है ना स्ट्रॉन्ग और स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं उनको यूज करना होता है, और जो वीक वर्ब्स होते हैं ना, जैसे कि डू, गो, जैसे कि अगर मैं कहूँ यू गॉट द अवार्ड, यू गॉट द प्राइज, तो ये काफी कैजुअल वे ऑफ स्पीकिंग है। ये मैं बात करते वक्त तो बोल सकती हूँ, लेकिन जब मैंने लिखना है ना तो पढ़ने वाले को ये अच्छा नहीं लगता, वो कहता है कि इसको वोकैब नहीं आती। तो आपने बहुत हाईली मतलब जो होते हैं ना हाईली मार्क वर्ड्स, उनको भी यूज नहीं करना होता कि मैं कहूँ कि बस आप बहुत भारी भारी वोकैब उसमें डाल दो, नहीं नहीं। लेकिन जो सिंपल वोकैब है जो इसकी रिप्लेसमेंट बन सकती है, जैसे कि गो की रिप्लेसमेंट अर्न भी तो बन सकती है ना, आई अर्नड द अवार्ड भी तो हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं कि मैं कहूँ हर दफा डू और गो, इसको चेंज किया जा सकता है। तो आप इस तरह रिप्लेसिंग वर्ड्स ढूंढें जो वर्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की कैटेगरी में आए, ठीक है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल बातों बातों में बता देती हूँ। वो ये है कि जो पैरेलल स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, ये सब चीजें हम डिटेल पढ़ेंगे। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे जरूर हम पैरेललिज्म पे भी बात करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी बात करेंगे। सब कुछ एक लम्हे में तो नहीं बताया जाता, लेकिन ऐसे 4-5 रूल बातों बातों में मैं रोज आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। देखिए जो पैरेलल स्ट्रक्चर होता है ना वो अंग्रेजी में बड़ा जरूरी होता है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अक्सर जब करूँ करूँ ना मैं कोई चीज चेक, तो जब मैं किप्स में भी थी तो बच्चों की कुछ चीजें देखती थी,
अंग्रेजी की, तो वो वहां पे क्या गलती होती थी, बच्चे क्या करते थे कि वो लिखते लिखते ऐसे लिख देते थे कि जैसे कि मैं एग्जांपल एक बनाऊं, शी लाइक्स रनिंग टू स्विम एंड देन शी गो टू हाइकिंग। नो नो, इस तरह का सेंटेंस जो है ना, अंग्रेज अंग्रेज को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं ऐसे लिखो जैसे शी लाइक्स रनिंग, स्विमिंग एंड हाइकिंग, या देन शी वेंट फॉर हाइकिंग, इस तरह करके लिखो। ये नहीं, इस तरह नहीं आपने लिखना कि मतलब आपने पहले कुछ लगाया है फिर आपने टू में चले गए हो फिर आपने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, इस तरह नहीं। उसमें एक पैरेललिज्म होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये सारी बातें करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आज अपनी ऑफिशियली अपने ग्रामर का। चलें जी, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, हम पहले 7 चैप्टर्स जो हैं पढ़ा चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सर के चैनल के ऊपर जो है ये तमाम डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी केसेस ऑफ नाउन की। ठीक है, मैं जरा स्पीडीली पढ़ाऊंगी क्योंकि मकसद भी ये है कि आप, अगर ये तो किताब तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब कोई पढ़ाता है तो फिर जरा उसकी इंट्रिकेसीज भी पता चल जाती हैं, और दूसरा जो पढ़ना है वो पता लग जाता है, और जो रिडंडेंट है आपके लिए नहीं, क्योंकि आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, सीएसएस की तो नहीं कर रहे, तो वो भी पता लग जाता है कि ठीक है इतनी डिटेल पढ़नी है इतनी नहीं पढ़नी। अब चैप्टर नंबर 8 में देखो, द नाउन एंड द केसेस। अब क्या होता है, अब ये होता है कि पीपीएससी में भी वो आपसे केस पूछ लेता है, आपको एग्जाम्पल देता है और कहता है कि बताओ नाउन का कौन सा केस यूज हुआ है। तो वेरी सिंपल, 1 और 2 एग्जाम्पल ऊपर देखिए लिखा हुआ है, जॉन थ्रू अ स्टोन, द हॉर्स किक्ड द बॉय। ठीक है, अब जो जॉन है बच्चों वो सब्जेक्ट है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात डिस्कस की है कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक हो गया, सब्जेक्ट वो होता है जिस बंदे के बारे में बात हो रही होती है, या जो मेन जो एंटिटी होता है जिसके अगेंस्ट सारा काम हो रहा होता है, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक हो गया, तो जॉन इधर सब्जेक्ट है, हॉर्स इधर सब्जेक्ट है, और जो बाकी है थ्रू अ स्टोन एंड किक द बॉय, तो ये प्रेडिकेट है। ठीक है, सिंपल, इतनी बात हमें पता है। तो जो जॉन है उसको मैं अगर कहती हूँ कि वो सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट को नॉमिनेट करेगा नाउन या प्रोनाउन, उसको हम कह देते हैं कि ये जो है ये नॉमिनेटिव केस है या ये सब्जेक्टिव केस है। तो इन दोनों बातों से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज सब्जेक्टिव केस और व्हाट इज नॉमिनेटिव केस। तो सिंपल, सेंटेंस में जो एज अ सब्जेक्ट चीज यूज हो रही है, दैट इज, आप कह देंगे कि दैट इज नॉमिनेटिव केस या दैट इज सब्जेक्टिव केस। अब दूसरी बात यह है कि देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में स्टोन एंड बॉय, ये क्या है। स्टोन एंड बॉय जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उनके ऊपर काम हो रहा है ना। तो प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, और बाकी जो कुछ भी सब्जेक्ट के मुतालिक बयान होता है वो होता है। तो प्रेडिकेट वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट भी होता है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि जो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वाली पार्ट को डिनोट करता है, तो हम उसको कह देते हैं इट इज ऑब्जेक्टिव केस और इट इज एक्यूजेटिव केस। तो आपसे इस पूरे पेज में यही बात थी जो मैंने आपको बता दी, और यही आपसे पूछी जाएगी कि भाई बताइए कि सब्जेक्टिव केस क्या है। तो आप फौरन से बता देंगे कि जॉन जो एज अ सब्जेक्ट है, या हॉर्स वो सब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस या सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, ये वर्ड टर्म्स याद रखनी है। सब्जेक्टिव के आगे स्लैश लगा के लिख लें नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्टिव के आगे स्लैश लगा के लिख लें एक्यूजेटिव केस। तो ये लेक्चर भी सब आप सर अपलोड कर लेंगे, बाद में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है दो तरह की बातें केसेस ऑफ नाउन में। आगे चलते हैं सर, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। अब इसको ना मार्क डाउन करने की ना और भी निशानियां होती हैं, जैसे कि ये तो बड़ा सिंपल है कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से याद रखें, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है ना बाज़ औक़ात। तो एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप कंफ्यूजन में ना जाएं, एक दो और टिप्स उन्होंने बता दी हैं। उन्होंने पॉइंट नंबर 50 रीड करें। पॉइंट नंबर 50 पे वो कहते हैं, a noun which comes after a preposition is also said to be in the accusative case। वो कहते हैं कि जो भी नाउन प्रपोजिशन के साथ आ जाए, आपको वो भी पता लग जाएगा कि ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। नीचे उन्होंने एग्जांपल दी है, द बुक इज इन द डेस्क, द बुक इज इन द डेस्क। अब ये गलत दिखा हुआ है इधर, यहाँ पे ऑन कर ले, बाजू का प्रिंट जो है ना गलत हो जाता है। द बुक इज ऑन द डेस्क होता है, इन द डेस्क नहीं होता। इसको हम सर आप ये इनको काट के ऑन कर दें, ये जी। बुक में मिस प्रिंटिंग की मिस्टेक है। द बुक इज ऑन द डेस्क। ठीक है, जी। पॉइंट नंबर 50 में। तो बच्चों देखो, ऑन इज अ preposition, और ऑन के साथ जो चीज लगी हुई है डेस्क, वो क्या है, वो एक नाउन है, और वो नाउन preposition के साथ है। तो जो हमने पढ़ा नाउन preposition के साथ होता है वो एक्यूजेटिव केस होता है,
या वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, तो बुक यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं कहूँ सब्जेक्टिव केस बताओ तो आप बुक को कहोगे, और अगर आपको कहूँ एक्यूजेटिव केस बताओ तो वो आप डेस्क को कहोगे, और वो हो गया प्रपोजिशन के साथ है। पॉइंट नंबर 51 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप ये सेंटेंसेस पढ़ें, जैसे कि द विंडो वॉज ब्रोकन एंड हैंड ब्रोक द विंडो। अब इसमें बड़ी मजे की उसने बात की है, उसने कहा इट विल बी सीन दैट द नाउन्स इन इंग्लिश हैव द सेम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव एंड द एक्यूजेटिव केस। वो ये कह रहा है कि देखो, ये सिर्फ और सिर्फ जगह की प्लेसमेंट होती है या वर्ड्स की सेंस होती है जो डिफाइन करती है कि एक चीज एज एन ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। वो कहता है पहले वाले सेंटेंस में जो विंडो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रही है, क्योंकि जो हरी है, या वो हैंड मैंने पढ़ लिया था, सॉरी, हरी जो है वो विंडो को तोड़ रहा है, तो विंडो ऑब्जेक्ट है, हरी सब्जेक्ट है। और दूसरे वाले में विंडो जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रही है, क्योंकि वो टूट गई है। किसने तोड़ी है बताने वाला जाहिर नहीं हो रहा। सो द विंडो वॉज ब्रोकन में विंडो ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है, और द विंडो वॉज ब्रोकन में वो सब्जेक्ट है, और जो पहले वाले में हरी ब्रोक द विंडो में वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उस विंडो के ऊपर उस पर काम हो रहा है, हरी ने उसको तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये छोटा सा वो कहता है कि सेंस का डिफरेंस भी होता है, आप इससे भी पता कर सकते हैं अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पता ना भी कर सकें। फिर वो नीचे क्या बात कहता है, वो कहता है कि ये बात भी मजे की है कि जो वर्ब है, अगर वर्ब के बाद कोई चीज आ रही है, नाउन अगर वर्ब के बाद आ रहा है, तो आप उसको भी ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। ये भी वो एक पहचान के तौर पे बता रहा है। जैसे कि वो कहता है कि रमा गेव अ बॉल, तो बॉल क्या है, बॉल एक ऑब्जेक्ट है, रमा क्या है, सब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है वो गेव यानी वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब के बाद भी आए तो ऑब्जेक्ट है। नाउन के बाद, नाउन अगर वर्ब के बाद आए ऑब्जेक्ट है, रिकॉल कर लेते हैं। और अगर preposition के साथ आए या preposition के बाद आए तो भी वो ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों चीजें भी हमें एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बता रही हैं। फिर वो कहता है कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर आप देखें इधर एग्जाम्पल्स में आ जाए, नोट एग्जाम्पल्स में आ जाए, 52 की एग्जाम्पल्स में ये नोट लिखा हुआ है ना, नोट रमा गेव हरी अ बॉल। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे रमा भी है जो कि सब्जेक्ट है, गेव है जो वर्ब है, हरी है, और बॉल भी है। अब हमें अगर कह दे कि भाई बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो हम कैसे बताएंगे। वो कहता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, द नाउन हरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के। वो कहता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है और वर्ब के इमीडिएटली बाद आता है। तो ये स्लाइस्ड हुआ होता है बिटवीन वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में जो ऑब्जेक्ट आएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब ही होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब ही होता है, वो और बात है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लेकिन निशानदेही ये है कि वो वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान में आएगा। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में। इसमें हरी क्या है, हरी जो है बताएं मुझे, कोई बताएगा, मैसेज में बता दे, चाहे चाहे स्पीकर ऑन करके एंड बता दे। इनडायरेक्ट। वेरी गुड। रमा गेव हरी अ बॉल, रमा गेव अ बॉल टू हरी। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर विल यू डू मी अ फेवर में भी सब्जेक्ट है, देन जो है वो वर्ब है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर फेवर है। ठीक है, तो वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर इस तरह करके अच्छा कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, लाइक फेच द बॉय अ बुक। इसका मतलब ये है कि फेच अ बुक फॉर द बॉय, उसके लिए एक किताब लेके आओ, लड़के के लिए किताब लेके आओ, फेच अ बुक फॉर द बॉय। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अब सब्जेक्ट नहीं है लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे भी रूल वही है, फेच इज अ वर्ब, तो वो दरमियान में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, ये चीज समझ आ गई। अगला पॉइंट नंबर 53 पे चलते हैं। कहता है कि बाज़ औक़ात एक तीसरा केस भी नाउन का होता है, और दैट इज द पोजेसिव केस और जेनेटिव केस, जो कि पोजेशन को शो करता है। पोजेशन कैन बी ऑफ एनी काइंड बच्चों, वो काइंड में भी हो सकता है, वो ओरिजिन में भी हो सकता है। पोजेशन की आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन ये कि मोटी मोटी बात याद रखें कि किसी की मलकियत को जाहिर करना हो या किसी का उसके ऊपर इजारादारी को जाहिर करना हो, तो हम कहते हैं कि द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन और अ थिंग एंड दैट थिंग इज। तो वो यही है कि आप भी यही कहेंगे कि जी पोजेसिव केस या जेनेटिव केस किसी की मलकियत को जाहिर कर रहा है। ठीक हो गया, तो हम जानते थे एक बच्चों, हमने पीछे सिर्फ एक हल्का सा रिकॉल करते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। हम जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस जो है वो सब्जेक्टिव केस है, और वो हु का वर्ड को आंसर करता है। क्योंकि अगर मेरे बारे में बात करो तो अब यही कहोगे ना, हु इज मिस बतूल, या आपके बारे में बात करूं तो हु ही आएगी। और अगर
ऑब्जेक्टिव केस हो या एक्विजिटिव कोई केस हो, तो वो चूंकि उस चीज पर एक्शन हो रहा होता है तो वो बाय होम से जाहिर करता है कि ऑन होम या बाय होम, किसकी वजह से या किस पर, किसने। ठीक है। और अगर हम जेनेटिव केस की बात करें या पोजेसिव केस की बात करें जो कि पोजेशन को जाहिर कर रहा है, तो ये हुज से बिलोंगिंग शो करता है। तो ये क्वेश्चन को आंसर करता है बाय हुज से। ठीक है। तो पोजेशन को आपने हुज से आंसर करना है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी, इन एग्जाम्पल्स को गो थ्रू कर लेते हैं। वो एग्जाम्पल्स में कहता है 54 पॉइंट पे। हाँ, वो एग्जाम्पल्स में कह रहा है, जी जी रोकते थे। ठीक है। शेक्सपियर्स प्ले। अब शेक्सपियर्स प्ले का मतलब ये है कि शेक्सपियर्स के जो प्लेज हैं, ठीक है, तो ये शेक्सपियर की मलकियत उनके ऊपर जाहिर हो रही है कि उनकी उसकी चीजें हैं, उसके प्लेज हैं, तो ये वो शेक्सपियर्स आ गया। ठीक है। अपोस्ट्रोफी के साथ हम एस लगाते हैं पोजेशन शो करने के लिए। अ मदर्स लव, कि माँ का जो बच्चे के लिए मोहब्बत है उसको जाहिर करने के लिए उन्होंने अपोस्ट्रोफी एस दिया। फिर प्रेसिडेंट स्पीच, ठीक है, प्रेसिडेंट ने जो स्पीच डिलीवर की है ये वो है। मिस्टर अग्रवाल्स हाउस, ये मिस्टर अग्रवाल का जो घर है उसकी निशानदेही करें। अशोक स्कूल, अच्छा हाँ बच्चों ये देखो, अशोक स्कूल का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो स्कूल अशोक का है। मतलब ये है कि द स्कूल इन विच अशोक यूज टू गो। ठीक है। तो स्कूल या इस तरह की जो चीज आ जाती है ना, वो खुद ब खुद जाहिर करती है कि वो बच्चा उसमें जाके पढ़ता है, सेंस ये होती है। ठीक है। चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, बच्चे जहाँ खेलते हैं वो प्ले ग्राउंड। अ वीक्स हॉलीडे, ठीक है, जो ये इसका मतलब ये है कि वो हॉलीडे जो कि एक जो है वो वीक तक प्रोलॉन्ग करेगा। ठीक हो गया। अब आके आगे आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ द पोजेसिव केस, कि इसको बनाते कैसे हैं। सिंपल सा है, हम जो हिसिंग साउंड होती है ना, याद रखें, दो चार रूल्स हैं, वैसे ही आपको याद हो जाने, हम डिस्कस करेंगे। बच्चों जो हिसिंग साउंड्स क्रिएट कर दे, हिसिंग साउंड जैसे जो सांप की फनकार नहीं होती, वैसी साउंड अगर किसी लफ्ज के एंड पे आ जाती है ना, तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, हम एस नहीं लगाते, क्योंकि ऑलरेडी वो एस या एस एच की साउंड दे रही होती है, वो हिसिंग साउंड दे रही होती है। तो यहाँ पे आएगा फॉर कॉन्शियंस सेक, फॉर गुडनेस सेक। ठीक है। तो वो ये आवाज आखिर में ये बन रही थी, तो हमने ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दी। ठीक हो गया। फॉर जस्टिस सेक, ऊपर हमने अब जस्टिस सेक नहीं करेंगे, हम जस्टिस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। फॉर जीसस सेक, ये बहुत एक आम तरीकाकार है कि जो अक्सर गुफ्तगू में जैसे हम अल्लाह की कसम खा दें या इस तरह बात करते हैं ना, वो आपस में बात करते हैं वो कहते हैं जीज या जीसस, ये अंग्रेजों का स्टाइल है। ठीक है। तो फॉर जीसस सेक, फॉर मोसेस सेक, मूसा के लिए, ये जो मोसेस से मोसेस लॉ, ठीक है, इस तरह की बात। तो हम इसको हिसिंग साउंड की वजह से सिर्फ अपोस्ट्रोफी दे रहे हैं। उसके बाद वो कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्लूरल जो है वो होता है। ठीक है। अब वो नाउन प्लूरल में है तो उसका पोजेसिव केस फाइंड आउट करने के लिए भी हम खाली अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे कि बॉयज है, उसके एंड में ऑलरेडी एस है, तो अब उसको और आपने उसकी बिलोंगिंग शो करने के लिए, पोजेशन शो करने के लिए आप उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे भी आप वही रूल करेंगे, आप अपोस्ट्रोफी सिर्फ लगा के तो बिलोंगिंग शो कर देंगे। बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल। ठीक हो गया। फिर कहता है कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिनके एंड पे एस नहीं आता, जैसे कि मेंस। ठीक है। मेंस क्लब पॉइंट नंबर 3 पे। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेन तो ऑलरेडी प्लूरल है, शो हो रहा है, एस नहीं आता, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के साथ आप एस दे देंगे। चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, तो आप चाइल्ड से चिल्ड्रन होता है ना, तो आप क्या करेंगे कि चिल्ड्रन के साथ भी आप अपोस्ट्रोफी एस देके जो है पोजेसिवनेस शो कर देंगे। फिर उसके बाद वो क्या कहता है, फिर उसके बाद वो कहता है पोजेशन, सॉरी, शो कर देंगे, सॉरी। अच्छा, उसके बाद कहता है यार कुछ वर्ड ऐसे होते हैं गर्चे के वो हिसिंग साउंड भी दे देते हैं, लेकिन वहां पे आपने हिसिंग साउंड पे नहीं जाना, वहां पे आपने देखना है कि क्या वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। अगर वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स करके आ जाएगा ना, सेवरल वर्ड्स आपस में जुड़ के एक मानी दे रहे हैं, तो फिर वहां पे आप पोजेशन शो करते हैं अपोस्ट्रोफियस के साथ। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरिशियस स्पीच, यहाँ पे मोरिशियस जो है वो हिसिंग साउंड दे रहा है, लेकिन चूंकि हमने देखना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी के साथ एस दे दिया है। तो अक्सर ऐसी एग्जांपल आ जाती है पेपर में। द किंग ऑफ भूटान विजिट तो सिंपल है, बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस स्पीच, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। फिर वो कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपोजिशन में आ जाते हैं। अब अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अपोजिशन का मतलब ये होता है बच्चों कि दो नाउन एक दूसरे के साथ बड़े करीब करीब पड़े हों। प्लेसमेंट का मतलब, अपोजिशन का मतलब होता है बेसिकली नियर इन प्लेसमेंट। तो अगर कोई चीजें बहुत करीब करीब पड़ी हों आपस में, तो हमको कहते हैं देयर इन अपोजिशन विद ईच अदर। तो नाउन में जो दो नाउन आपस में बहुत करीब करीब पड़े हैं वो इन अपोजिशन है, इन अपोजिशन विद ईच अदर और टू ईच अदर। ठीक है। तो दैट इज टगोर द पोइट्स हाउस।
अब टैगोर जो है वो एक, आप जानते हैं कि एक पोइट है, तो द पोइट्स हाउस। अब टैगोर और द पोइट ये दोनों नाउन है। टैगोर चूंकि नाम है, प्रॉपर नाउन है, पोइट्स जो है ये भी नाउन है, जेनेरिक नाउन है, सिंपल नाउन है। तो वो कहता है कि ऐसे केस में हमने जो बाद वाला है, जो लेटर है, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक हो गया, पोजेशन शो करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि ईच ऑफ द टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स, सॉरी मैंने आई मिस्ड वन पॉइंट, उसमें ये कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नाउन आपस में बड़े कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि कोई बेकरी का नाम हो सकता है, दो भाइयों के नाम पे लिखा गया हो, या वो मियाँ बीवी का एक टेन्योर है, आप डिफाइन कर रहे हो, जैसे कि विलियम एंड मैरीज रेन। ठीक है, ये दोनों आपस में जो है कनेक्टेड हैं। इसी तरह करीम एंड सलीम्स बेकरी, ये एक ही बेकरी के का नाम है। तो उसने कहा कि जब वो एक ही चीज को इतने कनेक्टेड हो आपस में, एक ही टेन्योर, एक ही रेन, एक ही वो बिलोंगिंग शो कर रहे हो, तो हम उसमें लास्ट वाले के साथ, लेटर वाले के साथ, अपोस्ट्रोफी के साथ एस दे देते हैं। ठीक है, पहले वाले के साथ नहीं देना, सलीम्स के साथ देना है। फिर वो कहता है कि अगर आपने सेपरेट पोजेशन शो करना है, क्योंकि वो इतने कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, जैसे कि मैं भी नॉवल लिखूं, कोई और भी नॉवल लिखे, तो मेरे नाम के साथ अलहदा एस, अगले के नाम के साथ अलहदा एस आएगा। तो इसी तरह उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल्स, गोल्ड स्मिथ्स एंड कूपर्स पोएम्स। तो ये चीजें जो है ये क्या शो कर रही है कि आपने अलहदा अलहदा पोजेशन देना है, क्योंकि उन्होंने मिलके एक पोएम नहीं लिखी, उन्होंने अलहदा अलहदा अपनी पोएम्स लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो कहता है कि जी पॉजेसिव केस आपने यूज कहाँ करने हैं, ये भी देख लेते हैं। वो कहता है कि देखें, जिंदा चीजों की पोजेशन होती है, मरी हुई कि तो मरा हुआ बंदा मर जाए तो अगले बंदे कहते हैं कि अब जी अगलों की जो विरासत बन गई, अब उसकी विरासत खत्म। पता है ना आपको कि जो मर जाए तो उसकी वो विरासत जो है वो खत्म हो जाती है। मैं आपको चलो एक एग्जांपल, एक वाक्य सुना देती हूँ, थोड़ा सा एक टिंज क्रिएट करने के लिए ना, मजे का। वो मैंने सुना था, सुना सुनाया, ये आपको भी सुना देती हूँ। सुना था इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ना एक ऐसा केस आया कि उन्होंने, एक खामन ने कह दिया था कि अगर मेरी बीवी जो है वो चली गई, अपने बाप के घर चली गई, तो उसको तलाक हो जाएगी। और ये कह के वो बंदा जो है ना वो तजारत पे कहीं दूर चला गया। ठीक हो गया। अब वो बंदा जब जब चला गया, तो पीछे से उसके बाप की ना, वो जो बीवी थी उसकी, उसके बाप फोत हो गया। तो अब वो जब बंदा वापस, अब वो मसला था, उसका बाप फोत हो गया था, उसने कहा मैंने तो अपने बाप का मुंह देखना ही देखना है। तो उसने कहा तुम्हारा खामन तो ये कह रहा है तुम्हें तलाक हो जाएगी। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानती। डिप्रेशन में वो चली गई अपने बाप का मुंह देखने। वो बंदा जब वापस आया, वो सारा केस जो है वो इमाम अबू हनीफा के सामने पेश किया गया कि ये ऐसा कहानी हुई है, वो बंदी जो है वो चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि इसको तलाक नहीं हुई, जबकि वहां उस वक्त सारे दौर के लोगों के फतवे यही थे कि इसको तलाक हो गई है। तो इमाम अबू हनीफा से किसी ने कहा कि क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि जो पोजेशन होती है ना वो जिंदा चीजों की होती है, मरी हुई चीज की पोजेशन नहीं होती। वो अब जब गई थी तो उसका बाप का वो घर नहीं था। उसने जो फिक्रा कहा था, उसने कहा था अपने बाप के घर गई तो तुम जो वो तलाक हो जाएगी, लेकिन जब वो गई थी तो बाप जेरे जमीन जा चुका था या मर चुका था। तो अब विरासत में वो हकदार थी, तो वो अपने घर गई थी या अपने भाई के घर गई थी। तो इन दोनों केसेस में उस पर तलाक नहीं हुई। तो यही चीज आपने याद रखनी है कि पोजेशन हमेशा जिंदा की होती है, मरे की नहीं होती। तो 60 पॉइंट भी यही बात कह रहा है। वो कह रहा है कि पोजेसिव केस जो है वो लिविंग थिंग्स होनी चाहिए। गवर्नर्स बॉडीगार्ड, द लायंस मेन। ठीक है, तो गवर्नर भी जिंदा है, लायन भी जिंदा है, इसलिए इनकी पोजेशन है। आप ये नहीं कह सकते द द टेबल्स लेग, नहीं नहीं, टेबल की कोई लेग नहीं होती, द लेग ऑफ द टेबल। फिर आपने सेंटेंस को, फिक्रे को बदल देना है, आपने ऑफ से या प्रपोजिशन से यूज करना है। ठीक है, द कवर ऑफ द बुक कहना है, द रूफ ऑफ द हाउस कहना है। क्यों? क्योंकि सब बेजान चीजें हैं। और वो लेकिन कहता है कि बाज़ वक़्त हमने पिछले लेक्चर्स में ये बात कही थी, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ कि कुछ चीज़ों को हम पर्सोनिफाई कर देते हैं। होती वो मरी हुई, यानी सॉरी जिंदा नहीं होती, लेकिन हमें जिंदा लोगों की खसूसियात की वजह से, उनको खसूसियात अलॉट करने की वजह से हम उनको कह देते हैं कि ये जिंदा की तरह एक्ट कर रही हैं। जैसे कि नेचर को मदर नेचर नहीं कहते हम, और मदरलैंड या फादरलैंड जमीन को कह देते हैं, मुल्क को कह देते हैं। तो इसी तरह फॉर्चून को कह देते हैं, फॉर्चून को अलॉट करते हैं जिंदा वाली खसूसियत। ठीक है, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, तो इस तरह कहते हैं। तो इस तरह कुछ चीजों को हम पर्सोनिफाई कर देते हैं कि जिंदा की तरह है। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ अपोजिशन लगा सकते हैं, जैसे कि इंडियाज हीरोज, कंट्रीज को हम जो है वो, चूंकि बुक इंडियन की है, उसने इंडिया लिखा, वरना हम पाकिस्तानी लिख देते। तो ये है कि चूंकि मुल्क को हम जिंदा एंटिटी काउंट करते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं उसको, तो इसलिए मुल्क की मोहब्बत को जिंदा चीज समझते हैं, इसलिए इंडियाज हीरोज, नेचर्स लॉ, फॉर्चून्स फेवरेट, एट ड्यूटीज कॉल, जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी को भी समझते हैं, ड्यूटीज कॉल, एट डेथ्स डोर। ये चीजें हम, ये इम्पैक्ट रखती हैं फिरोशियस किस्म का या काइंड टर्म्स में, इसलिए हम इनको भी
जिंदगी अता कर देते हैं, ठीक हो गया। और पोजेशन होता है। द फॉलोइंग फ्रेज आर ऑल्सो इन कॉमन यूज, वो कहता है इसके अलावा कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जो कि बहुत क्वाइट पॉपुलर है, वो आपको वैसे ही जो है आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, वो मैं बता देती हूँ। एट हिज फिंगर्स एंड, इसका मतलब ये होता है कि किसी की विद इन द रेंज ऑफ वन पर्सन स्किल्स, अगर कोई किसी के स्किल्स या उसका नॉलेज उसकी रेंज के अंदर वो काम कर सकता हो अपने स्किल या नॉलेज की रेंज के अंदर, तो हम वो ये वर्ड यूज करते हैं, एट हिज फिंगर्स एंड्स, फॉर मर्सी सेक, रहम दिली की कसम, ठीक है, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, दिल का वो जो सुकून होता है उसके लिए, एट हिज विट्स एंड, अपनी विजडम के बिल्कुल इंतहा पे जब कुछ जाके डिसीजन हो, अ बोट्स क्रू, जो फेरी नहीं होती है, शिप्स होते हैं, तो उसका जो क्रू मेंबरशिप होती है उसके बारे में, बोट्स क्रू। तो ये सारे वर्ड्स आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ये जो है इस तरह आ जाती होती हैं एग्जाम्पल्स बाजुका। फिर कहता है द पोजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नाउन और अ नाउन डिनोटिंग अ ट्रेड, प्रोफेशन और रिलेशनशिप में बी यूज्ड टू डिनोट अ बिल्डिंग और अ प्लेस ऑफ बिल्डिंग, चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, थिएटर। अच्छा ये बड़ी मजे की बात है, बाज़ वक़्त पता क्या होता है बच्चों, ये कहते हैं कि ये ना इट्स, ये एक वर्ड मेरा याद रखेगा, इट्स बट डेफिनेट, ये वर्ड याद रखेगा, इट्स बट डेफिनेट। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक बिलोंगिंग शो करनी होती है लेकिन हम उसका पूरा आगे फिक्रा नहीं लिखते, हम कहते हैं इट्स बट डेफिनेट, कि पता चल रहा है कि इसका मतलब यही है। जैसे कि एग्जांपल्स देखो आपको समझ आएगी, शी हैज गॉन टू द बेकर्स। अब बेकर्स के बाद जो पोजेशन शो हुई है वो डेफिनेटली शो कर रही है कि भाई बेकर्स की दुकान पे गई थी वो। तो शी हैज गॉन टू द बेकर्स शॉप लिखने के बजाय हम कह देंगे शी हैज गॉन टू द बेकर्स, ये बोलने का भी अंदाज है, लिखने का भी। टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, पॉर्डन, ठीक है। तो अंकल्स से मुराद है अंकल्स की किस बिलोंगिंग, हाउस के बारे में बात हो रही है। तो जो बिल्डिंग है, ये प्लेस ऑफ बिजनेस है, चर्च, स्कूल एटसेट्रा, या कोई ट्रेड है या प्रोफेशन है, ये इट्स बट डेफिनेट की कैटेगरी में आ जाती है कि वहीं पे जा रही है। कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स चर्च, तो आप चर्च नहीं लगाना, सेंट पॉल्स कह देना है, ठीक हो गया। ये चीजें इस तरह से हैं। अब आगे चलते हैं, अब नीचे चलते हैं 65 पे। 65 पे वो क्या कहता है, when, या दो ऊपर एग्जांपल वो भी पढ़ देते हैं। आई अटेंड द टाउन हाई स्कूल बट माई कजन अटेंड सेंट जेवियर्स। तो ये क्या है, सेंट जेवियर स्कूल है, लेकिन वो डेफिनेट बात है क्योंकि पिछले आधे फिक्रे में भी शो हो रहा है कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो वो भी उसी की बात हो रही है। ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स, ये भी बिल्डिंग का रेफरेंस है सेंट जोसेफ स्कूल का, तो हमें पता चल गया है, ठीक हो गया। आगे 65 में क्या कहता है, 65 में कहता है व्हेन यू आर इन डाउट वेदर टू यूज अ नाउन इन द अच्छा, जब कभी भी, सिंपल सी बात बताते हैं क्या इसमें उसने कहा है कि जब आपको डाउट हो कि इधर मैंने अपोस्ट्रोफी लगानी है या मैंने नहीं लगानी, मैंने ऑनरशिप देनी है या मैंने नहीं देनी, तो उन्होंने कहा कि इतना रूल तो याद रखना जनरल रूल के तौर पे कि पोजेसिवनेस को शो करता है। अगर काइंड या ओरिजिन या और जो बारीक बिन बातें आपके जहन में ना भी रहे तो पोजेशन तो याद रहेगा ना। तो उन्होंने कहा कि बाज औकात ऐसे होता है कि सेंस ऑफ सेंटेंस को देखना पड़ता है। आप ये अगर कहो प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली मींस अ रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, वो कहता है कि अगर तुम कहते हो प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली, तो इसका मतलब ये है कि उसने जो रिसेप्शन हेल्ड की थी, उसने जो अरेंजमेंट की थी, रिसेप्शन होल्ड की थी सबके लिए, वो है। लेकिन अगर तुम कह दो कि रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, तो इसका मतलब ये है रिसेप्शन का मतलब अराइवल की सेंस में हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अब दिल्ली में आ गया था। तो उसने कहा ये छोटा छोटा फर्क है, ये देख लेना कि हर जगह पोजेशन देने से पहले कि वो सेंस भी क्रिएट हो रही है फिक्रे में कि नहीं क्रिएट हो रही। आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है कि कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं कि जो सेम मीनिंग दे जाती हैं, ठीक हो गया। जैसे कि द लव ऑफ अ फादर, ये दो तरह से हो सकता है कि बच्चा जो है वो फादर से प्यार करता है इस सेंस में भी, और जो फादर बच्चे से प्यार करता है इस सेंस में भी। तो यहाँ पे भी तुम जब पोजेशन दो तो अपनी सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में देना। फिर नाउन इन एपोजिशन की मैंने ऊपर वैसे बात कर ली थी, लेकिन हम इधर एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो दो नाउन आपस में प्लेसमेंट में नियर हो हम उनको एपोजिशन कहते हैं। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सर नीचे कीजिएगा, इनको एग्जांपल्स दिखाएं। हाँ यहाँ रुक जाए सर, फॉर एग्जांपल्स। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, कबीर कोमा द ग्रेट रिफॉर्मर, फिर आगे उसने लगाया कोमा वॉज अ वीवर, बोलते नहीं है ऐसे बोलते हैं कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज अ वीवर, शॉर्ट पॉज देते हैं, ठीक है। तो इसमें उसने कहा कबीर जो है वो सब्जेक्टिव केस है। अगर बात की जाए कि केस बता दो कि ठीक है, अगर बात की जाए तो ये भी पूछा जा सकता है भाई कौन सा नाउन इन एपोजिशन है, तो आप कहोगे द ग्रेट रिफॉर्मर जो है वो इन एपोजिशन है विद कबीर जो कि प्रॉपर नाउन है। अगर वो कहे सब्जेक्टिव केस बता दो या नॉमिनेटिव केस बता दो तो आप कहोगे कबीर है।
अगर वो कहे ऑब्जेक्टिव केस बता दो या एक्यूजेटिव केस बता दो, तो आप कहोगे यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। इसके अंदर अंकल जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है या एक्यूजेटिव केस है। और उसने कहा कि तीसरी बात जो आपसे पूछे कि समराइज कर रहा है, बेसिकली जो हमने सारा कुछ पढ़ा है ना उसको ये अब समराइज करने की तरफ आ रहा है। फिर कहता है कि अगर तीसरी एग्जांपल में वो कहता है कि अगर वो तुमसे पूछे पोजेसिव केस या जेनेटिव केस बता दो, तो वो तीसरी एग्जांपल है, हैव यू सीन गंगूली द आर्टिस्ट ड्राइंग। तो वो आर्टिस्ट ड्राइंग को पोजेशन शो कर रहा है कि गंगूली की, जो कि एक आर्टिस्ट है, उसकी ड्राइंग्स तुमने देखी है। तो जो पोजेशन देने के लिए लेटर के साथ, लेटर नाउन के साथ उसने apostrophe s लगाया है, तो ये हो गया पोजेसिव की। ठीक हो गया, सिंपल था आज का, समझ आई सबको? थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब हम थोड़ा सा वकैब को देख लेते हैं, ठीक है? वेरी नाइस। थोड़ा सिंपल सिंपल रखा है, ज्यादा नहीं आज पढ़ाया कि कहीं आप लोग ना मिक्सअप ना करें, क्योंकि फिर हमने आर्टिकल नेक्स्ट स्टार्ट करना है, तो फिर आर्टिकल्स के साथ ही उसके रूल्स बताऊंगी। जी सर, वकैब खोलें। मैम आपका रिजल्ट आया कि नहीं अभी? मेरा ना 15 नवंबर तक है, दुआ करिएगा अल्लाह ताला मालिक है। जी इंशाल्लाह। फाइनल, फाइनल आना है। मैंने किया था फोन पीपीएससी, उन्होंने कहा 15 नवंबर तक आया। मैम ये जो अभी रिजल्ट आए 3-4 इंटेलिजेंस ऑफिसर का और एक्साइज वगैरह का, इनके इंटरव्यूज का कुछ है आइडिया कब तक स्टार्ट हो रहे हैं? यार बड़ा सिंपल है, आप वो पीपीएससी को फोन करो, वो बता देते हैं। उनसे बड़े अच्छे पोलाइट तरीके से बात करो, हर चीज बता देते हैं। मैं तो उन्हीं को फोन किया, उन्होंने मुझे बताया है। उन्होंने, मैंने एक दो दफा किया था, मुझे राइट बात बता दी। पहले इंटरव्यू के भी बता दिया था, तब से स्टार्ट हो रहे हैं, और फिर इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट का भी बता दिया उन्होंने। ओके क्योंकि उनका ओके। यूएन का नंबर नहीं है फाइनल, उस पर कॉल करें। ओके फाइन फाइन। यस सर। उस्मान, काइंडली शेयर दी कैब। एक मिनट। जी जी।